गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट का। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखिए, जैसे हम यूनिट कोस्टिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी ये परफॉर्मा आएगा, बट उससे पहले थोड़ा सा आप समझ लो ताकि ये चैप्टर आपको समझने में थोड़ा ईजी होगा, है ना। जैसे हमें कोस्ट निकालनी है तो कोस्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं मटेरियल। देखिए, परफॉर्मा आपको दिया हुआ है बुक में, लास्ट पेज है इस चैप्टर का, कि सबसे पहले हम लेते हैं कन्वर्टिबल मटेरियल। मटेरियल में जब हम लेबर ऐड करते हैं, प्रोडक्टिव लेबर, तो ये दोनों ऐड होके क्या बन जाती है, प्राइम कोस्ट, है ना। और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी आ सकते हैं कि मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये आपका हो जाता है प्राइम कोस्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। इसमें हम फ्यूल एंड पावर को ऐड करते हैं, फैक्ट्री रेंट, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो इसमें हम ऐड करते हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो प्लांट का, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग हो, वर्क मैनेजर बैलेंस हो, तो ये ऐड करेंगे तो हमारी बन जाएगी फैक्ट्री कोस्ट। प्राइम कोस्ट में वर्क्स ओवरहेड ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा वर्क्स कोस्ट। उसके बाद जब हम इसमें ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, जिसमें ऑफिस की सैलरी, बैंक चार्जेस, रेंट पेड, स्टेशनरी, कुछ भी आ सकता है, ये ऐड करेंगे तो ये हमारी आ जाती है ऑफिस कोस्ट। और इस ऑफिस कोस्ट में, या इसको हम टोटल कोस्ट भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट, इसमें जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो जैसे ट्रैवलर्स कमीशन आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, इसके अलावा सेल्समैन सैलरी, सेल्स वैन चार्जेस, है ना, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं जो सेल को बढ़ाने के लिए, या डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें ऐड करते हैं, तो ये हमारी बन जाती है टोटल कोस्ट। तो ये था हमारा कि हम टोटल कोस्ट किस तरह से निकालते हैं। तो ये देखो, ऊपर फार्मूला भी दिया हुआ है आपको कि प्राइम कोस्ट ऐसे निकाली जाएगी, वर्क कोस्ट ऐसे निकाली जाएगी, ऑफिस कोस्ट या टोटल कोस्ट। इसके बाद देखो, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मटेरियल कोस्ट अकाउंटिंग। इसमें हमारा आता है कि इफ़ यू वांट टू परचेज द मटेरियल तो व्हाट एक्टिविटी यू शुड डू, कि अगर सपोज़ कंपनी में कोई मटेरियल आपको परचेज़ करना है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे, 3 एक्टिविटीज़ हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक तो है परचेज ऑफ मटेरियल एंड स्टोरिंग, सेकंड है मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल, और थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। तो देखिए, सबसे पहला है परचेज़ ऑफ मटेरियल, कि जब भी किसी भी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा हो तो वहाँ पर जो परचेजिंग है ना, परचेजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि रॉ मटेरियल ख़रीदना, कैसे वो परचेज़ किया जाए, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि जो आप फिनिश गुड्स बनाएंगे उसकी क्वालिटी मतलब कैसी होगी। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा मटेरियल खरीदेंगे तो फिनिश गुड्स भी अच्छा बनेगा, लेकिन अगर आप लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे तो आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बन सकता। आप देखिए, दे आर 2 टाइप ऑफ परचेजिंग। और परचेजिंग कौन करेगा, ऑब्वियसली परचेज डिपार्टमेंट, है ना। कंपनी के अंदर एक परचेज डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है परचेज़ करना। तो ये जो परचेजिंग है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सेंट्रलाइज्ड और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड, है ना। पढ़ा होगा ना टॉपिक एक सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड होता है, जैसे आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पढ़ा होगा ना कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, उसी तरीके से यहाँ भी सेंट्रलाइज्ड का उसी तरीका का मीनिंग है कि सेंट्रलाइज्ड मीन्स जब परचेजिंग एक ही पर्सन करता है, मतलब सारी जो पावर है परचेज़ करने की पूरी कंपनी की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी परचेजिंग करनी है अगर वो एक ही पर्सन के हाथ में है कि वही बल्क परचेजिंग करता है, उसी के पास अथॉरिटी है, तो ऐसी परचेजिंग कहलाती है सेंट्रलाइज परचेजिंग। और अगर वो इस काम को बांट देता है, जैसे वो कहता है कि आप अपने डिपार्टमेंट के लिए खुद परचेजिंग कर लो, तो इस तरह जो डिवीज़न किया जाता है वो कहलाती है डिसेंट्रलाइज्ड। बट मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो परचेजिंग है वो किस तरह की होती है, सेंट्रलाइज्ड, है ना। क्योंकि अगर सारे डिपार्टमेंट, जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो सारी अपनी अलग अलग परचेज़ करेंगे तो सबकी क्वालिटी अलग अलग होगी, सबके रेट भी अलग अलग होंगे, है ना। तो इसलिए कोशिश यही की जाती है कि जो परचेजिंग है वो कैसी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड। अब देखिए, आपकी बुक में एडवांटेज दिए हैं कि सेंट्रलाइज परचेजिंग क्यों की जाती है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है बल्क परचेज़, कि आपको जो है वो इकट्ठा, जैसे सपोज़ आपकी कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना, चारों की परचेज़ इकट्ठी की जाएगी तो आपको बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करना है, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको कम रेट पर मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। सेकेंड, जो परचेजिंग स्टाफ हो वो एक्सपर्ट होता है क्वालिटी को चेक करने के लिए, या ये देखने के लिए कि किस सप्लायर से परचेज़ करें, है ना। उनका काम उनका काम ही यही होता है परचेज़ करना, तो उनको ये स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। और हाईली पेड स्टाफ जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हाईली जो है सैलरी पर उनको रखा जाता है।
तो इसलिए वो जो है एक्सपर्ट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं अच्छी क्वालिटी का जो मटेरियल है वो कम रेट पर उनको अवेलेबल हो जाए। और एक बेटर कंट्रोल रहता है कि जो भी आप परचेज़ करेंगे वो परचेज़